हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th के ज्योग्राफी का एयर का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि हवा जो है हमारी ज़िंदगी के लिए या इस ज़मीन पे कितनी अहम है। हमने उसके कंपोनेंट्स भी पढ़े। हमने ये भी पढ़ा कि नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है। तो मैंने आपको एक पाईग्राफ के थ्रू दिखाया था, पूरा इसका डिटेल दिया था। आज हम पढ़ेंगे जो उसके एक्चुअल में कंपोनेंट्स क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैस इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 मेजर लेयर्स। जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है 5 लेयर में डिवाइड की गई, बांटा गया है इनको। तो वो क्यों बांटा गया? क्योंकि जो गैसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से बांटा गया है, जो 5 लेयर में। ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले है। द ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस अर्थ एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 8 to 15 किलोमीटर इन हाइट। जो ट्रोपोस्फेयर है ये सबसे पहली लेयर है। ठीक है। और ये ज़मीन की जो सतह है, ऊपरी सतह है, वहाँ से शुरू होती है और ये 8 से लेके 15 किलोमीटर की हाइट पे, मतलब अगर ज़मीन से ऊपर उठेंगे, ऊपर जाएंगे तो 8 से 15 किलोमीटर की हाइट तक ये है। Around 80% of the mass of the atmosphere is in troposphere, which is heated by the surface of the earth. करीब करीब जो 80% जो है एटमॉस्फेयर का जो है वो ट्रोपोस्फेयर में, और वो गर्म हो जाता है। किस वजह से? जो ज़मीन की जो सतह है, ऊपरी सतह है, उससे गर्म हो जाता है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। The stratosphere starts from the height of 8 to 15 km and extends up to 50 to 60 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 8 से लेके 15 किलोमीटर की ज़मीन से ऊपर जाके शुरू होता है, और ये 50 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक की इसकी हाइट है। ये और ऊपर जाए, यानी 15 से, अगर ये 15 से शुरू होता है तो ये 60 किलो, 15 से लेके 60, यानी कितने हो गए? 45 किलोमीटर के करीब करीब ये इसकी हाइट है। ज़मीन से अगर देखा जाए तो 15 किलोमीटर के बाद जो है वो स्ट्रेटोस्फियर है। The layer is free of clouds, air is dry and contains very little moisture, so the airplanes fly in this layer. तो जो यहाँ पे ये लेयर है, इसमें क्या है? इसमें बादल नहीं है, और जो यहाँ की हवा है वो सूखी है और बहुत ही कम नमी है इसमें, इसलिए जो हमारे हवाई जहाज़ है वो आराम से इसमें उड़ सकते हैं। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। और इसमें क्या है? इस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस मिलती है, जो क्या सूरज से जो जो रोशनी आती है उसके जो उससे जो खतरनाक रेडिएशंस आती हैं, जो हमारे त्वचा को खराब, हमारे स्किन को खराब करती हैं, उसको उससे बचा पाए हमको। ठीक है। फिर है मीजोस्फेयर। द मीजोस्फेयर स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर एंड एक्सटेंड्स अप टू 95 टू 120 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। वहीं मीजोस्फेयर क्या होता है? जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होता है 60 किलोमीटर पे, वहीं से मीजोस्फेयर शुरू होता है, और ये करीब करीब 95 टू 95 से लेकर 120 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है वहाँ से। ठीक है। तो मतलब ये कहाँ से मतलब अगर 60 से लेकर 95 देखेंगे या 60 से लेकर 120 किलोमीटर देखेंगे, तो ये करीब करीब 60 किलोमीटर की इसकी विड्थ है या हाइट है। This is where the most of the meteorites burn up upon entering due to friction between the air. तो इसी की वजह से क्या होता है, जितने भी जो कभी टूटता तारा हम सुनते हैं, जो स्पेस से आते हैं, जो हमारे अर्थ की सरफेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं, वो इसी जोन में जल के ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो हवा है उसके साथ उसकी रगड़ लगती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज़ एट द टॉप ऑफ द मीजोस्फेयर। जो सबसे सर्द इलाका है, सर्द जगह है ज़मीन की हमारी, वो यहीं मीजोस्फेयर में है, मीजोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर। ठीक है।
फिर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, दिस लेयर स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइट अबाउट 95 to 120 किलोमीटर एंड एक्सटेंड्स अप टू 600 किलोमीटर। तो वहीं जो थर्मोस्फेयर है ये वो लेयर है जो 120, जहाँ पे मीजोस्फीयर ख़त्म हुआ था, ये अभी मैं आपको इस डायग्राम में बताऊंगा, जहाँ पे मीजोस्फीयर ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू होता है और ये करीब करीब 600 किलोमीटर तक ऊंचाई पे जाता है। ठीक है। द एयर इन थर्मोस्फेयर इज़ वेरी थिन, द टेम्परेचर्स कैन गेट एक्सट्रीमली हॉट एयर। और यहाँ पे जो हवा की जो सतह होती है वो काफ़ी पतली होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी होती है। एक्सोस्फीयर, दिस लेयर स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट हाइट ऑफ 600 किलोमीटर। जो ये हवा है, एक्सोस्फीयर है, यहाँ पे ये करीब करीब 600 किलोमीटर की सतह से शुरू होता है। जहाँ पे थर्मोस्फीयर खत्म होता है वहीं से ये शुरू होता है। एंड एक्सटेंड्स टिल स्पेस, और ये कहाँ पे, जहाँ पे स्पेस है वहाँ तक है ये लेयर। दिस इज द लास्ट एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये आखिर में जो है और ये सबसे पतली सतह है एटमॉस्फेयर के हमारे। आप यहाँ देखिए ये अर्थ है, ठीक है। फिर अर्थ से अगर देखे जाएंगे 25 किलोमीटर या कुछ तक, 10 से लेके 25 या ऐसा कुछ 10 किलोमीटर तक ही देख लो आप। ये वाला शेडेड पोर्शन है, तो ये हो गया ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके ऊपर जो लेयर है वो ओजोन लेयर है। फिर 20 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है। फिर उसके ऊपर है मीजोस्फेयर। फिर थर्मोस्फेयर। आपको इसमें डिटेल में दिया हुआ कि जहाज़ कौन सी लेयर में उड़ता है, बादल किस में बनते हैं। फिर जो मीटियोर्स है, जो ऊपर से अगर कभी टूटते हुए तारे आते तो वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये स्पेस हो गया, क्योंकि स्पेस में हमारे सैटेलाइट चलते, तो ये सैटेलाइट को मेंशन किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। फिर है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर जो है वो क्या है? वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड, रेन एटसेट्रा। जो वेदर है, जो मौसम है, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर है कि वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे कितनी गर्मी होगी, वहाँ कितने बादल होंगे, वहाँ सूखा है, वहाँ धूप है ज़्यादा, वहाँ हवा तेज़ चल रही है, वहाँ बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें। इट्स आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेस। ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये घंटों के हिसाब से होता है या दिन के हिसाब से, जो हालात होंगे आने वाले दिनों में कैसे होंगे, तो उसके हिसाब से ये होता है। वायरस क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन एरिया इन जनरल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वहीं हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं तो हमारा क्लाइमेट का मतलब होता है कि वहाँ पे जो मौसम है वो लंबे समय के लिए कैसा रहता है। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट में जो कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है वो टेम्परेचर होता है। जैसे कश्मीर में गर्मी होती है, कश्मीर में सर्दी होती है ज़्यादा और जम्मू में ठंडी होती है भाई। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस फ्रॉम नॉट ओनली सीजन टू सीजन बट ऑल्सो फ्रॉम डे टू नाइट। जो टेम्परेचर है वो ऐसा भी होता है कि वो किसी भी एटमॉस्फेयर का वो कैसे बदलता है, वो सिर्फ सीजन से नहीं, मौसम से मौसम नहीं बदलता। एक मौसम आता है, ठीक है, मगर वो दिन और रात में फ़र्क पड़ता है। जैसे दिन में हम सुनते हैं कि काफ़ी गर्मी होती है, मगर रात में टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया होता है, रात को अच्छा लगता है। क्यों? इंसुलेशन, द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंसुलेशन। इंसुलेशन वो हो गया जहाँ पे जो गर्मी है वो कितनी जज्ब हो या रेडिएशन हो कितनी जज्ब हो, तो वो कोई एक जगह जहाँ वो कितनी वहाँ पे गर्मी जज्ब हुई है, इंसुलेशन का मतलब है वहाँ वो एब्जॉर्ब कर रही है। इंसुलेशन इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय एन एरिया। मतलब जो सूरज की तरफ से जो रेडिएशंस आती है किसी एरिया में, उसको इंसुलेशन बोलते हैं। एयर प्रेशर, द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हवा है वो बहुत सारी गैसेस से बना हुआ है। These gases press down on Earth's surface, exerting a force that we called it air pressure और atmospheric pressure। तो ये क्या गैसेस क्या करती है, ये
अर्थ की जो सतह है उसके ऊपर प्रेशर डालती है, दबा के रखती है, और ये एक ताकत लगाती है जिसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर आते हैं विंड यानी तेज हवा। इट इज़ द perceptible natural movement of air, especially in the form of current of air blowing from a particular direction। ये हमें पता है कि ये ऐसी हवा की मूवमेंट होती है कि जो एक डायरेक्शन से चलती है। जैसे कभी हमें पता चलता है हमारे घर के पीछे से हवा तेज चल रही है, हवा हमें फील होता है, हमें महसूस होती है, उसको विंड बोलते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ विंड्स। ज़्यादातर जो है वो 3 तरह के हवाएं होती है, तेज हवाएं जिनको बोलते हैं। परमानेंट विंड्स जो परमानेंट होते हैं, दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे आर ट्रेड विंड्स नोन एज वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज। तो ये ऐसी हवाएं होती हैं जो लगातार चल रही होती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही होती हैं। और ये इनको क्या बोलते हैं, वेस्टर्लाइज या ईस्टर्लाइज। वेस्टर्लाइज वो होगी जो वेस्ट की तरफ से हवाएं आ रही हो, ईस्टर्लाइज होगी जो ईस्ट की तरफ से हवाएं आ रही हो। वैसे ही सोशल विंड्स, दीज काइंड ऑफ विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। सीजनल विंड्स क्या होती है, ये मौसम के हिसाब से अपनी डायरेक्शन बदलती है। ठीक है, कई बार हम सुनते हैं कि आज हवाएं इस तरफ हैं तो जो बारिश का रुख है वो इस तरफ मुड़ा हुआ है, तो वो इसी वजह से होता है। जो बरसात आती है तो वो किस वजह से आती है, वो इन सीजनल विंड्स की वजह से ही आती है, जब हवा साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ती है। These winds blow in, फिर local winds, these winds blow in a small area during particular period of day और year। ये जो हवाएं हैं ये कुछ ही छोटे से एरिया में चलती है और ये कुछ ही समय के लिए, किसी वक्त के लिए चलती है। Moisture is the water or liquid diffused in small quantity as vapors within a solid or a condensed of a surface। Moisture यानी नमी वो हो गया जो हवा में, या एक वेपर हो गया भाप की तरह वो होती हैं। जैसे मॉइस्चर अगर हम गर्म पानी के ऊपर हाथ रखें तो हमारा हाथ गीला हो जाता है, अगर हम उसमें डुबाए नहीं, बस जब उसके गर्म हवा के ऊपर रखें तो उसी को मॉइस्चर बोलते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होगी कि जो हवा में जो नमी है जहाँ कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर कितनी जो वाटर वेपर है, जो भाप है वो कितनी है हवा में, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा, दूसरा पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। थैंक यू।